वाईफाई ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर क्या कभी रुककर सोचा है कि आखिर ये काम कैसे करता है? आज हम इसी वायरलेस तकनीक की दुनिया में गहरे उतरेंगे, जो हमारी आज की जिंदगी का, कह सकते हैं, आधार बन चुकी है। हमारी बातचीत, हमारा काम, मनोरंजन, सब कुछ इसी पर तो टिका है। ये सवाल ऐसा है जिसका अनुभव हम हर पल करते हैं, पर शायद ही कभी इस पर सोचते हैं। तो चलिए आज इसी रोजमर्रा के जादू के पीछे का राज खोलते हैं। तो ठीक है, एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। बिना तारों के कनेक्ट होना, ये आइडिया आया कहाँ से? देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमें वायरलेस टेक्नोलॉजी की जरूरत ही क्यों पड़ी। असल में वाईफाई का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत सिंपल है। ये केबल और तारों की सीमाओं को हटाकर रेडियो सिग्नल की आज़ादी को अपनाता है। जहां तारें हमें एक जगह पर बांध देती हैं, वहीं ये अदृश्य तरंगे हमें कहीं भी कभी भी कनेक्ट होने की आज़ादी देती हैं। तो अब हम ये समझ गए हैं कि वाईफाई की ज़रूरत क्यों है। तो अब बात करते हैं इसके पीछे की साइंस की। आखिर ये जादू काम कैसे करता है? चलिए इस सिग्नल के विज्ञान को थोड़ा और करीब से देखते हैं। वाईफाई का सारा खेल रेडियो तरंगों पर टिका है। इन्हें एक ऐसे अदृश्य हाईवे की तरह समझ सकते हैं जिस पर हमारा सारा डेटा, हमारी सारी जानकारी सफर करती है। यही वो बुनियाद है जिस पर फोन कॉल से लेकर इंटरनेट तक सारा वायरलेस कम्युनिकेशन खड़ा है। वैसे तो ये प्रक्रिया काफी जटिल लगती है, लेकिन इसे हम इन 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, डिवाइस डिजिटल डेटा को, मतलब वंस और जीरोस को, एक रेडियो सिग्नल में बदलता है। फिर दूसरा, एंटेना उसे हवा में भेजता है। और तीसरा, राउटर या कोई दूसरा डिवाइस उस सिग्नल को पकड़कर वापस डिजिटल डेटा में बदल देता है। बस। अब ये जो उपमा है ना, ये कमाल की है। ये इस पूरे टेक्निकल रिश्ते को एकदम आसान बना देती है। सोचिए, आपका राउटर एक रेडियो स्टेशन है जो लगातार एक गाना यानी सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहा है, और आपका लैपटॉप या फोन वो एक रेडियो है जो ठीक उसी स्टेशन को पकड़ने के लिए ट्यून किया गया है। तो ठीक है, सिग्नल का विज्ञान तो हमने समझ लिया। अब थियोरी से थोड़ा प्रैक्टिकल पर आते हैं और देखते हैं कि हमारे घरों में जो वाईफाई नेटवर्क है वो असल में काम कैसे करता है और इसमें हार्डवेयर का क्या रोल है। तो यहाँ 2 मुख्य किरदार हैं। एक है राउटर, जो एक ब्रॉडकास्टर की तरह नेटवर्क बनाता है और सिग्नल भेजता है, और दूसरा है हमारा डिवाइस, मतलब फ़ोन या लैपटॉप, जो एक रिसीवर की तरह उस सिग्नल को सुनता है। लेकिन ये कहानी एक तरफा नहीं है। हमारा डिवाइस डेटा वापस भी भेजता है, तो ये एक 2 तरफा बातचीत बन जाती है। और ये जो बातचीत होती है ना, ये ऐसे ही बेतरतीब ढंग से नहीं होती। ये एक प्रोटोकॉल को फॉलो करती है, मतलब नियमों का एक सेट जो ये तय करता है कि डिवाइसेस एक दूसरे की बात को कैसे समझेंगे। इसे आप एक भाषा की ग्रामर या व्याकरण की तरह समझ सकते हैं, जिसके बिना सही कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक और ज़रूरी बात यह है कि वाईफाई कोई एक ही टेक्नोलॉजी नहीं है। ये तो स्टैंडर्ड्स का एक पूरा परिवार है जो वक्त के साथ बहुत बेहतर होता गया है। चलिए ज़रा इसके विकास की कहानी पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि इस टाइमलाइन पर हम देख सकते हैं, 1999 में वाईफाई 1 से लेकर 2019 में वाईफाई 6 तक वायरलेस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन की रफ्तार लगातार तेज ही होती गई है। और ज़रा इस टेबल को देखिए, ये दिखाता है कि हर नई पीढ़ी के साथ स्पीड में कितना ज़बरदस्त उछाल आया है। वाईफाई 4 के 600 एमबीपीएस से लेकर वाईफाई 6 के 9.6 जीबीपीएस तक। सोचिए ज़रा, इसके पीछे IEEE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का हाथ है, जो ये स्टैंडर्ड्स तय करती है और ये पक्का करती है कि हर नया वर्जन एक बड़ा अपग्रेड। चलिए अब इस टेक्नोलॉजी को भारत के संदर्भ में देखते हैं कि आखिर ये हमारी दुनिया पर क्या असर डाल रही है, और ख़ास तौर पर भारत में शासन के लिए ये कितनी अहम है। वायरलेस कनेक्टिविटी इन बड़ी सरकारी मिशनों की रीढ़ की हड्डी है। चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, स्मार्ट सिटी बनाने का सपना हो, या फिर PM वानी योजना के जरिए हर किसी तक पब्लिक वाईफाई पहुंचाना हो, हर जगह वायरलेस टेक्नोलॉजी एक अहम भूमिका निभा रही है। ये आंकड़ा है भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों का, 80 करोड़ से ज्यादा। ये विशाल पैमाना ही बताता है कि एक मजबूत वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें कितनी ज्यादा जरूरत है। देश के कोने कोने तक पहुंचने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी ही सबसे कारगर जरिया है। और अंत में ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जैसे जैसे अरबों और लोग ऑनलाइन दुनिया से जुड़ेंगे, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी हमारे समाज को,
हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारे शासन करने के तरीकों को कैसे बदलेगी? इसका भविष्य क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है। ये गवर्नेंस, हमारी अर्थव्यवस्था और असल में हमारे आने वाले कल का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो आइए इस अदृश्य दुनिया के आर्किटेक्चर को समझते हैं एक एक करके। कभी सोचा है कि फोन की स्क्रीन पर किया गया एक छोटा सा टैप 1 सेकंड से भी कम में दुनिया के दूसरे कोने तक कैसे पहुंच जाता है? ये किसी जादू जैसा लगता है ना? आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस और आर्किटेक्चर को समझने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम सिग्नल की अदृश्य यात्रा को देखेंगे, फिर इसके कोर कंपोनेंट्स को समझेंगे, जानेंगे कि ये आर्किटेक्चर असल में काम कैसे करते हैं, कुछ मेन टेक्नोलॉजीज को कंपेयर करेंगे और आखिर में देखेंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन हो, उसकी शुरुआत एक ही जगह से होती है, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक ऐसे सिग्नल में बदलना जो हवा में ट्रैवल कर सके। आप जो भी टेक्स्ट भेजते हैं, जो कॉल करते हैं या जो वीडियो देखते हैं, वो सब हवा में तैरती अदृश्य तरंगे हैं। यही वो फाउंडेशन है जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी है। ईमेल भेजने से लेकर जीपीएस पर रास्ता खोजने तक सब कुछ इसी एक प्रिंसिपल पर काम करता है। तो किसी भी वायरलेस सिस्टम का कह सकते हैं एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट होता है और इसमें 3 मेन हिस्से होते हैं। ये आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे वो आपका छोटा सा ब्लूटूथ हेडफोन हो या फिर एक बहुत बड़ा सेल्युलर नेटवर्क। पहला हिस्सा है ट्रांसमीटर। इसे आप कम्युनिकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं। इसका काम है आपकी आवाज़ या डेटा को लेना, उसे एक रेडियो सिग्नल पर, जिसे कैरियर वेव कहते हैं, उस पर सवार करना और फिर उसे हवा में भेज देना, बिल्कुल एक रेडियो स्टेशन के टावर की। अब सिग्नल तो भेज दिया, पर वो जाएगा कहाँ से? यहीं पर आता है चैनल। ये वो रास्ता है जिससे सिग्नल गुजरता है, यानी कि हवा। लेकिन ये रास्ता ना चुनौतियों से भरा है। यहाँ दूसरी तरंगों से इंटरफेरेंस हो सकता है और दूरी के साथ सिग्नल कमजोर भी पड़ जाता है। असली चुनौती यहीं होती है। इसको समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। सोचिए कि ये चैनल एक मल्टी लेन हाईवे है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी, मतलब अलग अलग लेन्स। इसीलिए तो लाखों लोग एक ही समय पर अपने फोन इस्तेमाल कर पाते हैं और कोई ट्रैफिक जैम नहीं होता। सबको अपनी अपनी लेन मिली हुई है और इन लेन्स को मैनेज करना, जिसे स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट कहते हैं, सरकार का एक बहुत बड़ा काम है। और आखिर में है रिसीवर। ये पूरी यात्रा का फाइनल डेस्टिनेशन है। इसका सीधा सा काम है हवा से उस सिग्नल को पकड़ना, उसे डिकोड करना और वापस आपकी आवाज़ या टेक्स्ट में बदल देना, जिसे आप समझ सकें। तो आसान शब्दों में, ट्रांसमीटर एनकोड करता है, चैनल उसे कैरी करता है और रिसीवर डिकोड कर देता है। सिंपल है ना, लेकिन कितना पावरफुल। यही 3 कदम पूरी वायरलेस दुनिया को चलाते हैं। ठीक है, तो अब हम इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को तो समझ गए। अब देखते हैं कि इन ब्लॉक्स को जोड़कर वो बड़े बड़े नेटवर्क कैसे बनते हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मोटे तौर पर 2 तरह के आर्किटेक्चर होते हैं। एक है सेंट्रलाइज्ड, जैसा कि हमारा मोबाइल नेटवर्क। इसमें सारे फोन एक सेंट्रल टावर से बात करते हैं। दूसरा है डिसेंट्रलाइज्ड, जिसे मैश नेटवर्क भी कहते हैं। इसमें डिवाइसेस सीधे एक दूसरे से जुड़कर एक जाल बना लेते हैं। ये डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी सिचुएशंस में बहुत काम आता है, जहां टावर वगैरह काम करना बंद कर देते हैं। अब आते हैं उस सेक्शन पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर अलग अलग वायरलेस टेक्नोलॉजीज के बीच कंपैरिजन पर सवाल आते हैं, तो चलिए इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। इस टेबल को देखिए। सबसे पहले है ब्लूटूथ। ये पर्सनल स्पेस का किंग है। कम दूरी, कम डेटा, मतलब हेडफोन्स और स्मार्ट वॉच के लिए एकदम परफेक्ट। फिर आता है वाईफाई, हमारे घरों और ऑफिसेज का राजा। ये लोकल एरिया नेटवर्क बनाता है जहां हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। और फिर है बिग बॉस, सेलुलर नेटवर्क। ये वाइड एरिया नेटवर्क की रीढ़ है जो हमें किलोमीटर तक चलते फिरते हाई स्पीड डेटा देता है। और हाँ, यहाँ एक की टेक अवे है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। कोई भी एक टेक्नोलॉजी हर काम के लिए बेस्ट नहीं होती। ये हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है, रेंज, स्पीड और पावर कंजम्पशन के बीच। ब्लूटूथ कम पावर लेता है पर उसकी रेंज भी कम है। 5G बहुत तेज है पर उसे पावर भी ज्यादा चाहिए। टेक्नोलॉजी तो कभी रुकती नहीं है, राइट? तो चलिए अब जरा भविष्य में झांकते हैं और देखते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन की दुनिया में आगे क्या होने वाला है। सिर्फ 1 मिली सेकेंड,
ये 5G का टारगेट लेटेंसी है। लेटेंसी यानी रिस्पॉन्स टाइम। ये इतना तेज है, मतलब ऑलमोस्ट रियल टाइम। इसी की वजह से सेल्फ ड्राइविंग कार्स पलक झपकते ही फैसले ले पाएंगी और डॉक्टर्स हजारों मील दूर बैठकर रोबोटिक सर्जरी कर सकेंगे, जहां एक पल की भी देरी जानलेवा हो सकती है। ये चार्ट बहुत अच्छे से दिखाता है कि 5G सिर्फ फोन पर फास्ट इंटरनेट के लिए नहीं है। इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, जाहिर है, तेज इंटरनेट। दूसरा है मैसिव IoT, यानी करोड़ों डिवाइसेस को एक साथ जोड़ना। और तीसरा है अल्ट्रा रिलायबल कम्युनिकेशन, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स और स्मार्ट ग्रिड्स जैसी क्रिटिकल चीजों के लिए है। ये भारत के डिजिटल इंडिया मिशन के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। तो हम इस सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। कहाँ से शुरू किया था हमने? अदृश्य तरंगों से, और कहाँ पहुंच गए? एक इंस्टेंटली कनेक्टेड दुनिया में। वायरलेस टेक्नोलॉजी ने वाकई एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अगला बड़ा इनोवेशन क्या होगा? सोचने वाली बात है ना? नमस्कार। हमारी दुनिया असल में तरंगों से बनी है, मतलब ऐसी अदृश्य ताकतों से जो हमारे ब्रह्मांड की हर चीज को एक शक्ल देती हैं। और इनमें से 2 सबसे खास हैं, प्रकाश और ध्वनि। एक को आप कह सकते हैं ब्रह्मांड में घूमने वाला मुसाफिर, और दूसरा है एक लोकल मैसेंजर। तो आज चलिए इन 2 बुनियादी तरंगों के नेचर को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम तरंगों की कुछ बेसिक बातें समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि प्रकाश और ध्वनि की अपनी अपनी क्या खासियतें हैं। इसके बाद हम इन दोनों की आमने सामने तुलना करेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। देखिए, हमारी जो हकीकत है ना, उसे कुछ अनदेखी ताकतें ही बनाती हैं। और इस बात को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही गहरी कुदरती घटना से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका तजुर्बा हम सबने कभी ना कभी तो किया ही है ना? जब तूफान आता है तो पहले आसमान में एक तेज चमक दिखती है और फिर कुछ पलों के बाद वो गड़गड़ाहट की आवाज आती है। ये जो छोटा सा ऑब्जर्वेशन है ना, यही असल में प्रकाश और ध्वनि के बीच के एक बहुत बड़े फर्क को हमारे सामने रख देता है। तो ठीक है, चलिए अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, और ये हमारे ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है। इससे तेज कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में ही पूरा है। वो अंतरिक्ष के गहरे खालीपन यानी वैक्यूम से भी गुजर सकता है, जहां कुछ भी नहीं होता। उसे आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती। तो प्रकाश के 3 सबसे जरूरी गुण कौन से हैं? पहला, जैसा हमने कहा, ये खाली जगह यानी वैक्यूम में भी चल सकता है। दूसरा, ये एक ट्रांसवर्स वेव है। इसका मतलब है कि इसके लहरें आगे बढ़ने की दिशा के ऊपर नीचे चलती हैं, ठीक वैसे ही जैसे पानी में लहरें उठती हैं। और तीसरा, इसकी रफ्तार हमेशा एक जैसी फिक्स रहती है, और वो रफ्तार है ब्रह्मांड की सबसे तेज रफ्तार। और वो रफ्तार है ये, लगभग 3 लाख किलोमीटर्स 1 सेकंड में। सोचिए जरा, ये हमारे यूनिवर्स की स्पीड लिमिट है। इसे ऐसे समझिए कि प्रकाश सिर्फ 1 सेकंड में हमारी पृथ्वी के 7.5 चक्कर लगा सकता है ना कमाल की बात? ये सच में अविश्वसनीय है। चलिए अब कहानी के दूसरे किरदार यानी ध्वनि की दुनिया में चलते हैं। प्रकाश से बिल्कुल उलट, ध्वनि एक ध्वनिक तरंग है और इसे चलने के लिए हमेशा किसी न किसी सहारे, किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है। आवाज अपनी एनर्जी एक कण से दूसरे कण में कंपन यानी वाइब्रेशन के जरिए भेजती है। अगर कण ही नहीं होंगे तो आवाज भी नहीं होगी, सीधी सी बात है। और यही वजह है कि स्पेस में यानी अंतरिक्ष में कोई आवाज नहीं होती, क्योंकि वहां कोई मीडियम ही नहीं है। तो ध्वनि के भी अपने कुछ खास गुण हैं। पहली बात, इसे चलने के लिए हमेशा हवा, पानी या लोहा जैसा कोई मीडियम चाहिए। दूसरी बात, ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मतलब इसके कण आगे पीछे दबते और फैलते हुए चलते हैं, ठीक उस स्लिंग की खिलौने की तरह। और तीसरी, इसकी रफ्तार इस बात पर निर्भर करती है कि ये किस मीडियम से गुजर रही है। ये ठोस चीजों में सबसे तेज और गैस में सबसे धीमी होती है। तो अब जब हम दोनों को अलग अलग समझ चुके हैं, तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखते हैं। एक सीधी सीधी तुलना करते हैं ताकि इनके बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाए।
ये देखिए, ये टेबल इन दोनों के बीच के सारे बड़े अंतरों को एकदम साफ साफ दिखाती है। माध्यम, प्रकाश को नहीं चाहिए, ध्वनि को चाहिए। रफ्तार, प्रकाश की बेहिसाब तेज, ध्वनि की बहुत धीमी। और तरंग का प्रकार भी अलग है। और हाँ, ये टेबल सीधे सीधे हमारे पहले सवाल का जवाब भी देती है। बिजली की चमक वो प्रकाश है जो पलक झपकते ही हम तक पहुंच जाता है। और गरज की आवाज वो ध्वनि है जो हवा में धीरे धीरे चलकर आती है, इसीलिए वो देर से सुनाई देती है। अच्छा, हमने इनके बीच के फर्क पर तो काफी बात कर ली, लेकिन अब जरा ये देखते हैं कि इतनी अलग होने के बावजूद इन दोनों तरंगों में कुछ कॉमन भी है या नहीं। और आपको जान के हैरानी होगी कि हाँ है। देखिए, इतने अलग होने के बाद भी प्रकाश और ध्वनि दोनों आखिर हैं तो तरंगे ही। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में कुछ बेसिक गुण एक जैसे होते हैं, जैसे कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। और यही गुण तय करते हैं कि हमें प्रकाश का रंग क्या दिखाई देगा या आवाज की पिच कितनी ऊंची या नीची होगी। तो कुल मिलाकर हम इन दोनों की भूमिकाओं को ऐसे समझ सकते हैं। प्रकाश एक ऐसा मुसाफिर है जो अंतरिक्ष की गहराइयों से, दूर सितारों से हमारे लिए कहानियां लेकर आता है, जबकि ध्वनि ध्वनि एक लोकल मैसेंजर है जो हमें हमारे आसपास क्या हो रहा है बस उसकी खबर देती है। और आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जरा सोचिए, अगर हमारी आंखें रेडियो तरंगे देख पाती या हमारे कान एक्सरे सुन पाते तो हमारी ये दुनिया कैसी दिखती। ये जो भौतिक तरंगे हैं और हमारा जो इन्हें महसूस करने का तरीका है, इनके बीच का रिश्ता वाकई बहुत गहरा है। नमस्कार। आज हम तरंगों यानी वेव्स और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के पीछे के साइंस को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी ताकत है जो रोशनी से लेकर आवाज तक हमारे आसपास की लगभग हर चीज को शेप देती है। कभी सोचा है कि एक लाइट बल्ब की रोशनी, संगीत की कोई धुन और समंदर में उठती हुई लहरों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? इन सब का जवाब सिर्फ एक चीज में छुपा है, और वो है तरंगे। और आज हम यही समझने वाले हैं कि ये असल में काम कैसे करती हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए ना हमें सबसे बेसिक सवाल से शुरू करना पड़ता है, और वो सवाल है, आखिर ये तरंग, ये वेव है क्या भला? तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, तरंगे जो हैं वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, मैटर को नहीं। मतलब पदार्थ अपनी जगह पर ही रहता है। ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। इसे समझने के लिए ना एक शांत तालाब में पत्थर फेंकने वाला एग्जाम्पल सोचिए, एकदम परफेक्ट है। पत्थर से जो एनर्जी पैदा हुई वो लहरों के रूप में फैलती है, लेकिन पानी के जो कण हैं वो खुद तालाब के उस पार नहीं जाते, है ना? वो तो बस अपनी जगह पे ही ऊपर नीचे होते रहते हैं। एनर्जी आगे बढ़ जाती है, पानी वहीं का वहीं रहता है। चलिए, अब जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि तरंग क्या है, तो अब इसके दो सबसे खास प्रॉपर्टीज को समझते हैं। यही दो चीजें हैं जो किसी भी वेव को डिफाइन करती हैं। एक है तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ, और दूसरी है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। तो पहले बात करते हैं तरंगदैर्ध्य की। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से दिखाया जाता है। ये है क्या? ये असल में एक तरंग के दो सबसे ऊंचे पॉइंट्स या फिर दो सबसे निचले पॉइंट्स के बीच की दूरी है। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक पूरी वेव की लंबाई है। सिंपल। और दूसरी चीज है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि तरंगें कितनी तेजी से गुजर रही हैं। इसे हम हर्ट्ज में नापते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स एक पॉइंट से गुजर जाती हैं। जैसे आपका पसंदीदा एफएम स्टेशन मान लीजिए 98.3 मेगाहर्ट्ज पर आता है, तो इसका मतलब है कि वो रेडियो तरंगें हर सेकंड लाखों बार साइकिल पूरा कर रही हैं। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। देखते हैं कि ये दोनों प्रॉपर्टीज, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे पर सीधे सीधे डिपेंड करती हैं। यहां ना एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, मतलब तरंगे बहुत जल्दी जल्दी आ रही हैं, तो वो एक दूसरे के बहुत पास पास होती हैं। इससे क्या होता है? उनकी लंबाई यानी वेवलेंथ छोटी हो जाती है। और इसका ठीक उल्टा, जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो तरंगे आराम से दूर दूर फैल कर आती हैं और उनकी वेवलेंथ लंबी हो जाती है। इसे याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिश्ता उल्टा होता है।
मतलब एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा ही आएगा। ये एक यूनिवर्सल रूल है, ये हमेशा ऐसा ही होता है, चाहे वो एक्सरेज हों या फिर रेडियो वेव्स। तो अब हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक सिंगल इक्वेशन में एक साथ पिरोने वाले हैं। एक ऐसा समीकरण जो फिजिक्स में लगभग हर तरह की वेव पर लागू होता है। समझ लीजिए, ये वो चाबी है जो इन सबके रिश्ते का ताला खोलती है। तो इक्वेशन को देखने से पहले आइए इसके 3 मेन कैरेक्टर्स से मिल लेते हैं। पहला है तरंग की गति, यानी स्पीड v, मतलब वेव की एनर्जी कितनी तेजी से चल रही है। दूसरा है आवृत्ति f, यानी तरंगे कितनी बार गुजर रही हैं। और तीसरा है तरंगदैर्घ्य लैम्डा, मतलब हर एक वेव कितनी लंबी है। ये तीनों मिलकर ही किसी भी तरंग की पूरी कहानी बयां करते हैं। और ये रहा वो यूनिवर्सल वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी स्पीड इक्वल्स फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। ये जो सिंपल सा दिखने वाला फॉर्मूला है ना, यही हमें इन तीनों के बीच का एग्जैक्ट मैथमेटिकल रिलेशन बताता है। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, तरंग की जो स्पीड v है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस मीडियम से गुजर रही है, हवा से, पानी से या किसी सॉलिड चीज से। मीडियम बदलते ही स्पीड भी बदल जाती है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को फटाफट समराइज कर लेते हैं, खास तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वो की पॉइंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये 5 पॉइंट्स इस पूरे टॉपिक का निचोड़ हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहला, तरंगे एनर्जी ट्रांसफर करती हैं, मैटर नहीं। दूसरा, वेवलेंथ लैम्डा एक वेव की फिजिकल लेंथ है। तीसरा, फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में गुजरने वाली वेव्स की संख्या है। चौथा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिश्ता इनवर्स है, यानी उल्टा। और पांचवा, इन सबको जोड़ने वाला यूनिवर्सल इक्वेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बस इतना याद रखना है। तो अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। आज जो हमने सीखा उसके बाद ग्रेविटेशनल वेव्स से लेकर आपके फोन के सिग्नल्स तक, अब आप ब्रह्मांड में और कौन कौन सी चीजों को तरंगों की नजर से देख सकते हैं। सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये नजरिया हमारे आसपास के कई और रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है। नमस्कार, चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसी दुनिया के सफर पर जो है तो हमारे चारों ओर, पर हमें दिखाई नहीं देती। हम बात कर रहे हैं एक अदृश्य इंद्रधनुष की। सोचिए, एक ही चीज जो आपके रेडियो में गाने भी बजाती है, आपका खाना भी गर्म करती है और हाँ, कभी कभी सनबर्न भी दे जाती है। ये सब एक ही एनर्जी का खेल है। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, एक रेडियो ब्रॉडकास्ट, एक माइक्रोवेव ओवन और धूप से त्वचा का जलना, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? पर असल में इन सबको एक ही कमाल का कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जोड़ता है। और उस सवाल का जवाब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसे आप प्रकाश या ऊर्जा की एक बहुत बड़ी नदी समझ सकते हैं, जिसका ज्यादातर हिस्सा हमारी आंखों के लिए पूरी तरह से इनविजिबल यानी अदृश्य है। आज हम इसी अदृश्य नदी के अलग अलग हिस्सों को समझने वाले हैं। तो आइए अपने सफर की शुरुआत करते हैं स्पेक्ट्रम के उस सिरे से जहां एनर्जी सबसे कम है और तरंगे सबसे लंबी। समझिए कि हम लंबी लंबी तरंगों की सवारी करने जा रहे हैं। तो ये जो रेडियो तरंगे हैं ना, इन्हें आप स्पेक्ट्रम का सबसे शांत या कहें तो जेंटल जाइंट समझ सकते हैं। यहाँ एक बहुत सीधा साधा नियम है, जितनी लंबी वेवलेंथ उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी और उतनी ही कम एनर्जी। और रेडियो तरंगों की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है। हम शायद इनके बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं, लेकिन हमारी रोज की जिंदगी इन्हीं तरंगों पर चलती है। सुबह का रेडियो शो हो, हमारा वाईफाई कनेक्शन या फिर टीवी सिग्नल, ये सब रेडियो तरंगों की ही देन है। और ये बात तो सच में हैरान करने वाली है कि कुछ रेडियो तरंगे इतनी लंबी हो सकती हैं कि वो एक बड़ी सी बिल्डिंग से भी लंबी हों। इससे हमें उनके विशाल स्केल का अंदाजा लगता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं माइक्रोवेव्स की तरफ। इनकी वेवलेंथ रेडियो तरंगों से छोटी होती है और एनर्जी थोड़ी ज्यादा। और इनका असली जादू क्या है? खाने में मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स को तेजी से वाइब्रेट करना, जिससे घर्षण और गर्मी पैदा होती है और बस हमारा खाना गर्म हो जाता है। अब हम स्पेक्ट्रम के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। ये वो इलाका है जहां हम उस एनर्जी से मिलेंगे जिसे हम महसूस कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये है गर्मी और रोशनी का जोन। यहाँ एक पैटर्न साफ नजर आता है। जैसे जैसे हम स्पेक्ट्रम में आगे बढ़ रहे हैं, वेवलेंथ छोटी होती जा रही है। माइक्रोवेव की तरंगे सेंटीमीटर में होती हैं, जो खाना पकाने के लिए एकदम सही हैं।
और इंफ्रारेड की तरंगें तो और भी छोटी, मतलब माइक्रोमीटर्स में, और यही हमें गर्मी की तरह महसूस होती हैं। पता है, हर गर्म चीज से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है, जिसे हमारी आंखें तो नहीं देख सकती। लेकिन हाँ, नाइट विजन गॉगल्स और हमारे टीवी का रिमोट कंट्रोल, ये टेक्नोलॉजीज इसी अदृश्य गर्मी का इस्तेमाल करती हैं। और अब हम आते हैं स्पेक्ट्रम के उस जादुई हिस्से पर जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं। विजिबल लाइट, मतलब दृश्य प्रकाश। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि एनर्जी की इतनी बड़ी नदी में ये बस एक पतली सी धारा है, पर इसी छोटी सी धारा में दुनिया के सारे रंग, हर खूबसूरत नज़ारा, सब कुछ इसी में समाया हुआ है। तो चलिए, अब उस सीमा से भी आगे बढ़ते हैं जिसे हम देख सकते हैं, और एंटर करते हैं ज्यादा एनर्जी वाले जोन में। ये इलाका इंद्रधनुष के आखिरी रंग यानी बैंगनी के ठीक बाद शुरू होता है। यहाँ एक बात पर गौर कीजिए, जैसे ही हम बैंगनी रंग से पराबैंगनी यानी यूवी किरणों की तरफ जाते हैं, वेवलेंथ और भी छोटी हो जाती है, लेकिन एनर्जी का लेवल वो एकदम से बढ़ जाता है। यूवी लाइट के कह सकते हैं दो चेहरे हैं। एक तरफ तो ये हमारे शरीर में विटामिन डी बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी ज्यादा मात्रा सनबर्न और स्किन डैमेज कर सकती है। इसकी इसी पावरफुल नेचर की वजह से इसे पानी और दूसरी चीजों को स्टरलाइज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पूरे सफर का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि ये सारी तरंगें, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट और यूवी, ये सब अलग अलग नहीं हैं। ये सभी एक ही विशाल और लगातार बहने वाले एनर्जी के इंद्रधनुष का हिस्सा हैं। तो एक बात जल्दी से याद कर लेते हैं। हमने अपनी यात्रा लंबी और शांत रेडियो तरंगों से शुरू की, फिर इंफ्रारेड की गर्मी को महसूस किया, विजिबल लाइट की खूबसूरत दुनिया को पार किया, और आखिर में पावरफुल पराबैंगनी किरणों के पड़ाव पर पहुंचे। तो हमने इस अदृश्य दुनिया का एक नक्शा तो देख लिया, पर एक सवाल यहाँ छोड़ जाते हैं। जैसे रेडियो और माइक्रोवेव ने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया, क्या लगता है इस अदृश्य स्पेक्ट्रम का वो कौन सा हिस्सा होगा जो हमारी अगली बड़ी टेक्नोलॉजी को जन्म देगा, जो हमारे भविष्य को एक नया आकार देगा? हमारे चारों ओर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो दिखती तो नहीं है, लेकिन उनमें ब्रह्मांड को बदलने की शक्ति है। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इसी अनदेखे पर बेहद शक्तिशाली हिस्से की गहराई में उतरेंगे। कभी सोचा है, धूप से जली हुई त्वचा, शरीर के अंदर हड्डियों की तस्वीर और अंतरिक्ष में किसी तारे का भयानक विस्फोट, ये सब चीजें कितनी अलग लगती हैं, है ना? पर इन सब के पीछे एक ही ताकत काम कर रही है, हाई एनर्जी रेडिएशन। जी हाँ, ये तीनों किरणें एक ही दमदार परिवार का हिस्सा हैं। तो चलिए, आज इस परिवार के हर सदस्य से मिलते हैं, उनकी ताकत को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि आखिर ये एक दूसरे से कितने अलग हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या। इसे ऐसे समझिए जैसे ये ऊर्जा का एक बहुत बड़ा समंदर है, जिसमें हर तरह की लहरें हैं। कुछ लहरें जैसे रेडियो वेव्स बहुत लंबी और शांत होती हैं, और कुछ जिनकी हम बात करने वाले हैं वो बहुत छोटी और जबरदस्त शक्तिशाली होती हैं। आज हम इसी समंदर के सबसे तूफानी हिस्से पर अपना ध्यान लगाएंगे। ये वो जोन है जहां अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणें, एक्स रेज और गामा रेज रहती हैं। इनकी बस एक पहचान है, छोटी वेवलेंथ और बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी। तो चलिए, एनर्जी की इस सीढ़ी पर अपना पहला कदम रखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे जानी पहचानी किरण से, अल्ट्रावायलेट या यूवी किरणों से। इस तिकड़ी में यूवी किरणें एनर्जी के मामले में सबसे हल्की हैं। इनका सबसे बड़ा सोर्स हमारा अपना सूरज है। और अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो एक्स रे और गामा किरणों के मुकाबले में इनकी वेवलेंथ काफी लंबी होती है। पर यूवी किरणें भी एक तरह की नहीं होती, ये 3 तरह की हैं। यूवी ए जो है वो हमारी त्वचा में अंदर तक जाकर एजिंग यानी झुर्रियों की वजह बनती हैं। यूवी बी, हाँ, ये वही है जो सनबर्न के लिए जिम्मेदार है। और फिर आती हैं सबसे खतरनाक यूवी सी, जिसे शुक्र है कि हमारी ओजोन लेयर धरती पर आने से पहले ही पूरी तरह सोख लेती है। तो यूवी किरणों के 2 पहलू हैं। एक तरफ ये पानी साफ करने और मेडिकल उपकरणों को स्टेरिलाइज करने के काम आती हैं, वहीं दूसरी तरफ ये हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं, जिससे सनबर्न से लेकर स्किन कैंसर तक का खतरा बढ़ जाता है। चलिए, अब एनर्जी की सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है एक्सरे से। इनमें एक कमाल की काबिलियत है।
ये नर्म चीजों के आर पार जाकर अंदर तक देख सकती हैं। अब यहाँ खेल बदल जाता है। एक्सरे की वेवलेंथ यूवी से काफी छोटी होती है, जिसका सीधा मतलब है कि इनमें एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कहीं ज्यादा है, और ये सूरज से नहीं आती बल्कि खास मशीनों में पैदा की जाती हैं। तो ये एक्सरे इमेज आखिर बनती कैसे है? देखिए, प्रोसेस काफी सीधा है। मशीन से एक्सरे की एक बीम शरीर से गुजारी जाती है। अब हमारी हड्डियां जो कि ठोस होती हैं, वो ज्यादातर किरणों को रोक लेती हैं, इसलिए वो फिल्म पर सफेद दिखती हैं। जबकि हमारी मांसपेशियां जो नर्म होती हैं, वो किरणों को जाने देती हैं, इसलिए वो काली नजर आती हैं। बस इसी छाया से हमें अंदर की पूरी तस्वीर मिल जाती है। हम सब जानते हैं हड्डी टूटने पर एक्सरे होता है, लेकिन इनका इस्तेमाल एयरपोर्ट सिक्योरिटी से लेकर अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने तक में भी होता है। पर हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं और इनका ज्यादा इस्तेमाल हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं एनर्जी की सीढ़ी के बिल्कुल टॉप पर। यहाँ राज करती हैं गामा किरणें, तीनों में सबसे शक्तिशाली, सबसे जबरदस्त। गामा किरणों के एनर्जी का लेवल जबरदस्त है। इनकी वेवलेंथ सबसे छोटी और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। सोचिए, ये पैदा कहाँ से होती हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन से, रेडियो एक्टिव पदार्थों से, या फिर सुपरनोवा जैसे ब्रह्मांड के सबसे बड़े धमाकों से। इनकी ताकत का अंदाजा बस इस बात से लगाइए, जहां एक्सरे हमारी हड्डियों से रुक जाती हैं, वहीं गामा किरणें वो तो कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारों के भी आर पार निकल सकती हैं। और इनकी यही भेदने की शक्ति इन्हें एक दो-धारी तलवार बना देती है। एक तरफ ये कैंसर के सेल्स को जड़ से खत्म करने की ताकत रखती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये हमारे स्वस्थ सेल्स के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं, जिससे डीएनए तक डैमेज हो सकता है। अच्छा, तो अब तक हमने तीनों को एक-एक करके समझा। अब वक्त आ गया है कि इन तीनों को आमने सामने खड़ा करके देखें, ताकि पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाए। तो सवाल ये है कि अगर इन तीनों का मुकाबला हो, तो कौन कहाँ टिकता है? चलिए इस पे एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, जब हम इन तीनों को एक साथ देखते हैं, तो एक बहुत ही साफ पैटर्न नजर आता है। जैसे जैसे हम यूवी से गामा किरणों की तरफ बढ़ते हैं, वेवलेंथ लगातार छोटी होती जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और आर पार जाने की ताकत वो जबरदस्त तरीके से बढ़ती जाती है। और यही पैटर्न हमें इनके सोर्स और इनके इस्तेमाल में भी दिखता है। तो इन सब में जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो ये है, वेवलेंथ और एनर्जी का रिश्ता उल्टा है। वेवलेंथ जितनी छोटी होगी, एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ये एक आसान सा नियम है, पर बहुत पावरफुल है। ये बात हमें इन शक्तिशाली किरणों के दोहरे चेहरे की याद दिलाती है। वही ऊर्जा जो हमारे शरीर के अंदर देखकर जान बचा सकती है, वही एनर्जी जान ले भी सकती है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। विज्ञान ने हमें इस अविश्वसनीय शक्ति को समझने और इसे कंट्रोल करने की क्षमता तो दे दी है, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम एक समाज के तौर पर इस शक्ति का इस्तेमाल आने वाले वक्त में कैसे करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके भविष्य से जुड़ा है। जरा सोचिए, आखिरी बार कब बिना तार के संगीत सुना था या अपनी स्मार्ट वॉच को फोन से जुड़ा था? बहुत मुमकिन है कि उस वक्त जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ वो वही है जिसे आज हम समझने वाले हैं, हर जगह मौजूद ब्लूटूथ। लेकिन एक मिनट, क्या कभी ये ख्याल आया कि एक वायरलेस टेक्नोलॉजी का नाम सदियों पुराने एक वाइकिंग राजा के नाम पर क्यों रखा गया? मतलब सुनने में थोड़ा अजीब है ना? तो चलिए इस पूरी कहानी को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो इसके नाम के पीछे की मजेदार कहानी, फिर ये असल में काम कैसे करता है, इसके बाद इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसकी जर्नी क्या रही है, और हाँ, ये भी देखेंगे कि ये हमारी दुनिया में कहाँ है, और आखिर में सबसे जरूरी वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बिल्कुल मिस नहीं करने। तो ठीक है, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सवाल वही है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी का एक राजा के दांत से क्या कनेक्शन हो सकता है भाई? तो कहानी ये है कि 10वीं सदी में एक राजा थे, हेराल्ड गोमसन, और उनका निकनेम था ब्लूटूथ। अब ऐसा कहते हैं कि उनका एक दांत खराब था जो थोड़ा नीला सा दिखता था, इसलिए ये नाम पड़ा। लेकिन उनकी असली पहचान इस बात से थी कि उन्होंने डेनमार्क और नॉर्वे के जो बिखरे हुए कबीले थे ना, उन सबको एकजुट किया था, उन्हें यूनाइट किया था। और बस यहीं पर इसका ब्रिलियंट कनेक्शन छिपा है। सोचिए, जैसे राजा हेरल्ड ने लड़ते हुए कबीलों को जोड़ा था,
ठीक उसी तरह ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी हमारे अलग-अलग डिवाइसेस को जोड़ती है ताकि वो सब आपस में आराम से कम्युनिकेट कर सकें बिना किसी झंझट के। क्या कमाल का आइडिया था, है ना? तो ये तो हो गई नाम की कहानी। अब आते हैं इसके काम पर। चलिए देखते हैं कि आखिर इसके अंदर ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो इसे इतना सक्सेसफुल बनाती है। देखिए, ब्लूटूथ काम करता है एक छोटे से पर्सनल नेटवर्क में। इस नेटवर्क का एक नाम है पिकोनेट। इसे ऐसे समझिए जैसे डिवाइसेस का एक छोटा सा प्राइवेट क्लब हो जिसमें एंट्री बस उन्हीं की है जो इनवाइटेड है। इस पिकोनेट के अंदर का स्ट्रक्चर यानी इसकी बनावट काफी सिंपल है। एक डिवाइस होता है लीडर, जिसे कहते हैं मास्टर, और बाकी 7 तक अप टू 7 दूसरे डिवाइस उससे जुड़ जाते हैं स्लेव के तौर पर। एक तरह से एक व्हील की तरह, जिसमें सेंटर में मास्टर है और बाकी सब उससे कनेक्टेड हैं। सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहता है। लेकिन सवाल ये है कि आज इतनी भीड़-भाड़ वाली वायरलेस दुनिया में, जहां इतने सारे सिग्नल्स हैं, ये कनेक्शन इतना स्टेबल और सिक्योर कैसे रहता है? तो इसके लिए ना ब्लूटूथ एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक इस्तेमाल करता है। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, या शॉर्ट में FHS। इसका फंडा बहुत सिंपल है। इंटरफेरेंस और जासूसी से बचने के लिए लगातार अपनी फ्रीक्वेंसी बदलते रहो। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे आप कार में रेडियो सुन रहे हैं और साफ चैनल पकड़ने के लिए तेजी से स्टेशंस बदल रहे हैं। ब्लूटूथ बिल्कुल वही करता है, लेकिन एक सेकंड में 1600 बार, जी हाँ, 1600 टाइम्स पर सेकंड। इतनी तेजी से कि किसी भी रुकावट को मौका ही नहीं मिलता कि वो कनेक्शन को खराब कर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्लूटूथ ने वक्त के साथ कैसे डेवलप किया है। अपने शुरुआती हाई पावर दिनों से लेकर आज के सुपर एफिशिएंट लो एनर्जी वर्जन्स तक, जो हमारे छोटे-छोटे गैजेट्स को पावर देते हैं। तो मोटा-मोटा ब्लूटूथ के 2 मेन फ्लेवर हैं। एक है ब्लूटूथ क्लासिक, ये हाई डेटा ट्रांसफर के लिए है, जैसे जब वायरलेस हेडफोन पर म्यूजिक स्ट्रीम करना हो, और दूसरा है ब्लूटूथ लो एनर्जी यानी BLE। जैसा नाम से ही साफ है, ये बेहद कम पावर इस्तेमाल करता है, इसलिए ये स्मार्ट वॉच या फिटनेस सेंसर जैसे डिवाइसेस के लिए परफेक्ट है। ब्लूटूथ की जर्नी ना कांस्टेंट इंप्रूवमेंट की जर्नी रही है। शुरू के वर्जन्स में फोकस था रुकावट कम करने और स्पीड बढ़ाने पर, लेकिन असली गेम चेंजर आया 2010 में, जब ब्लूटूथ लो एनर्जी यानी BLE मार्केट में आया। और उसके बाद से रीसेंट वर्जन्स जैसे वर्जन 5.0 ने इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT डिवाइसेस की जो बढ़ती हुई दुनिया है, उसके लिए और भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारा एवोल्यूशन हमें आज के दौर में ले आता है। और आज सवाल ये है कि ब्लूटूथ हमारी दुनिया में कहाँ-कहाँ है? इसका जवाब सीधा सा है, लगभग हर जगह। जरा अपने दिन के बारे में सोचिए। सुबह-सुबह शायद कलाई पर बंधे फिटनेस ट्रैकर से शुरुआत होती है, फिर काम पर जाते हुए वायरलेस हेडफोन्स में संगीत, ऑफिस में वायरलेस कीबोर्ड और माउस, यहाँ तक कि दरवाजे के स्मार्ट लॉक से लेकर कार के डैशबोर्ड तक ब्लूटूथ हर जगह चुपचाप हमारी मॉडर्न लाइफ की कड़ियों को जोड़ रहा है। और इसका स्केल, वो तो अपने आप में हैरान करने वाला है। हर साल 5 अरब से ज्यादा ब्लूटूथ डिवाइस बेचे जाते हैं। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये अब एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है जो पूरी दुनिया को खामोशी से जोड़ रहा है। ठीक है, तो काफी कुछ कवर कर लिया है हमने। अब वक्त है इस सबको कुछ की पॉइंट्स में समराइज करने का। ये वो चीजें हैं जो सच में याद रखनी है। तो ये है ब्लूटूथ के 4 पिलर्स। नंबर 1, पिकोनेट आर्किटेक्चर, एक मास्टर डिवाइस और उससे जुड़े 7 तक स्लेव डिवाइस। नंबर 2, FHSS, वो लगातार फ्रीक्वेंसी हॉपिंग जो इसे स्थिर और सुरक्षित रखती है। नंबर 3, इसके 2 प्रकार, क्लासिक हाई डेटा जैसे ऑडियो के लिए, और BLE लो पावर जैसे सेंसर के लिए। और आखिर में नंबर 4, इसका मुख्य मकसद, हमारे चारों ओर छोटे-छोटे पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाना। और ये सब हमें एक बहुत ही एक्साइटिंग सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स बढ़ रहा है, जहां हमारे टोस्टर से लेकर पूरे के पूरे शहर तक सब कुछ कनेक्ट हो रहा है, इस सब में ब्लूटूथ की अगली पीढ़ी का क्या रोल होगा? सोचिए, जिस राजा ने कभी कबीलों को जोड़ा था, आज उसी से इंस्पायर हुई टेक्नोलॉजी के सामने पूरे भविष्य को जोड़ने का काम है। सच में सोचने वाली बात है।
नमस्ते। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो पता है चुपके से हमारी जिंदगी बदल रही है। पेमेंट करने से लेकर कोई जानकारी शेयर करने तक। ये जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन है यानी एनएफसी, ये हर जगह है। तो चलिए आज इसी अदृश्य शक्ति के पीछे की साइंस को थोड़ा खुरेदते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एनएफसी आखिर है क्या? फिर ये काम कैसे करता है? इसके इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होते हैं? इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? और हाँ, आने वाला कल ये कॉन्टैक्टलेस फ्यूचर कैसा दिखेगा? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में टैप करते रहते हैं, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? ये सवाल तो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आया ही होगा, है ना? कि जब हम पेमेंट के लिए अपना कार्ड या फोन बस यूं ही टैप करते हैं, तो पर्दे के पीछे होता क्या है? असल में इस जादू का जवाब है एनएफसी। तो सीधी सी बात है, एनएफसी मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नाम से ही पता चल रहा है, ये बहुत ही कम दूरी पर काम करने वाली वायरलेस टेक्नोलॉजी है। और पता है, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत और ताकत भी है। बस डिवाइस को लगभग छुआओ और वो तुरंत एकदम सुरक्षित तरीके से एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि एनएफसी क्या है। अब सवाल ये है कि भाई ये काम कैसे करता है। अब साइंस की बात आएगी तो घबराना नहीं है, हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। इसे ना बिल्कुल वायरलेस फोन चार्जिंग की तरह समझिए। एक डिवाइस होता है, मान लीजिए पेमेंट टर्मिनल। वो अपने चारों ओर एक छोटा सा रेडियो फ्रीक्वेंसी का फील्ड बना लेता है। अब जैसे ही हमारा फोन या कार्ड उस फील्ड के अंदर आता है ना, वो उसी फील्ड से पावर लेकर खुद को ऑन कर लेता है और बस सुरक्षित तरीके से डेटा का लेन देन शुरू। है ना सिंपल, लेकिन बहुत असरदार। अक्सर लोग ना एनएफसी को ब्लूटूथ या आरएफआईडी से कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा फर्क है। और सबसे बड़ा फर्क है रेंज और स्पीड का। एनएफसी की रेंज बहुत ही कम होती है, मतलब कुछ सेंटीमीटर। इसी वजह से ये टैप एंड गो वाले कामों के लिए एकदम परफेक्ट है। और जाहिर है, रेंज कम होने की वजह से ये ज्यादा सुरक्षित भी बन जाता है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि एनएफसी सिर्फ पेमेंट के लिए है। नहीं, ये 3 अलग-अलग तरीकों से काम कर सकता है। पहला, ये किसी स्मार्ट पोस्टर से जानकारी पढ़ सकता है। दूसरा, एक फोन से दूसरे फोन में सीधे डेटा भेज सकता है। और तीसरा, ये हमारे क्रेडिट कार्ड की तरह भी काम कर सकता है। यही जो इसकी वर्सेटैलिटी है ना, यही इसे इतना पावरफुल बनाती। तो असल में जब हम टैप करते हैं तो होता क्या है? इसे एक तेज और सुरक्षित हैंडशेक की तरह सोचिए। ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। दोनों डिवाइस एक दूसरे के पास आते हैं, पहचान कंफर्म करते हैं और फिर जानकारी शेयर कर लेते हैं। एकदम तेज और एकदम सुरक्षित। चलिए अब थियोरी से थोड़ा प्रैक्टिकल पर आते हैं। देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल जिंदगी में कैसे काम करती है और खास तौर पर सिविल सर्विसेज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसके क्या मायने हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, एनएफसी की दुनिया पेमेंट से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये पब्लिक सर्विसेज को और बेहतर और सुरक्षित बना सकता है। सोचिए, मेट्रो की टिकटिंग से लेकर सरकारी बिल्डिंग्स में सिक्योर एंट्री तक, या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस को और ज्यादा पारदर्शी बनाने तक इसके अनगिनत उपयोग हैं। और यही सबसे जरूरी बात है, गवर्नेंस के लिए एनएफसी सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये एक ऐसा टूल है जिससे सरकार अपनी सेवाएं आम नागरिकों तक ज्यादा सुरक्षित और बेहतर तरीके से पहुंचा सकती है। इससे लीकेज कम होता है और पारदर्शिता बढ़ती है। अच्छा, अब हर टेक्नोलॉजी की तरह एनएफसी के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। एक बैलेंस व्यू के लिए हमें सिक्के के दोनों पहलू देखने होंगे, जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है। ये टेबल देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। फायदे तो जाहिर है, इस्तेमाल में आसान है, सुरक्षित है और पावर भी कम लेता है। लेकिन जोखिम भी है। इसकी कम रेंज कभी-कभी एक लिमिटेशन बन जाती है। और हाँ, हालांकि मुश्किल है, पर ईव्सड्रॉपिंग मतलब छिपकर डेटा सुनना या रिले अटैक जैसे एडवांस्ड हमलों का खतरा तो बना ही रहता है। इसलिए दोनों साइड को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भविष्य पर एक नज़र डालते हैं। देखते हैं कि इस कॉन्टैक्टलेस फ्यूचर में एनएफसी का क्या रोल होगा और क्या चुनौतियां सामने आएंगी। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 1.5 बिलियन से ज्यादा, ये अपने आप में एक कहानी है। आज दुनिया में इतने एनएफसी वाले स्मार्टफोन इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब ये टेक्नोलॉजी अब कोई भविष्य की बात नहीं रही, ये हमारी आज की हकीकत है और इसका असर तो बस बढ़ने ही वाला है।
तो एक सिंपल से टैब से शुरू होकर आज एनएफसी गवर्नेंस और कॉमर्स का एक ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। ये टेक्नोलॉजी हमारे आपस में बातचीत करने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के तरीके को बिल्कुल जड़ से बदल रही है। और आखिर में एक सवाल, एक ज़रूरी सवाल। जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज़्यादा टैपेबल होती जा रही है, हम इस आसान टेक्नोलॉजी और अपनी पर्सनल प्राइवेसी के बीच सही संतुलन कैसे बनाएंगे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कभी सोचा है कि टोल बूथ से गाड़ी बिना रुके कैसे निकल जाती है, या फिर किसी स्टोर पर बस कार्ड टैप करके पेमेंट कैसे हो जाता है? इन सब के पीछे एक ही टेक्नोलॉजी काम कर रही है, एक ऐसी शक्ति जो हमें दिखाई नहीं देती। आज हम इसी अदृश्य बातचीत के राज से पर्दा उठाएंगे, जिसका नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, या जिसे हम सब RFID कहते हैं। तो आज हम RFID की दुनिया को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। हम शुरू करेंगे ये जानने से कि ये अदृश्य बातचीत आखिर है क्या, और फिर देखेंगे कि ये काम कैसे करती है, इसकी अलग अलग किस्में क्या हैं, हमारी जिंदगी में ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रही है, और आखिर में इसके फायदे और चुनौतियों पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये अदृश्य बातचीत आखिर है क्या वाला? चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। जब कोई गाड़ी तेज रफ्तार से टोल प्लाजा से गुजरती है तो बिना रुके पेमेंट कैसे हो जाता है? भाई ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार टेक्नोलॉजी का हाथ है। और जवाब है RFID। सीधी सादी भाषा में ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो चीज़ों से बात करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करती है। और असली मज़ा तो ये है कि इसे बारकोड की तरह चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बक्सों के अंदर रखी चीज़ों को भी पहचान सकती है, कोनों के आर पार भी, और वो भी पलक झपकते ही। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि RFID क्या है, तो अगला सवाल ये उठता है कि अच्छा ये काम कैसे करता है? चलिए इसके काम करने के तरीके को समझते हैं। देखिए, हर RFID सिस्टम में दो मेन खिलाड़ी होते हैं। एक होता है टैग, जो किसी भी चीज से जुड़ी एक छोटी स्मार्ट चिप होती है, और दूसरा होता है रीडर, जो उस टैग की बात को सुनने के लिए तैयार रहता है। बस इन्हीं दोनों की जुगलबंदी है। तो ये बातचीत होती कैसे है? असल में ये 4 स्टेप्स का एक बहुत तेज डांस है। सबसे पहले रीडर एक रेडियो सिग्नल भेजकर पूछता है, यहां कोई है? फिर पास में लगा टैग उस सिग्नल को पकड़कर जाग जाता है। तीसरे स्टेप में टैग अपनी यूनिक आईडी के साथ जवाब भेजता है, हाँ मैं हूं, आइटम नंबर 123। और आखिर में रीडर उस जवाब को सुन लेता है। ये सब कुछ 1 सेकंड से भी कम वक्त में हो जाता है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी चीज समझते हैं। RFID टैग्स 2 तरह के होते हैं, एक्टिव और पैसिव, और इन दोनों के बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, एक्टिव टैग उस धावक की तरह है जिसके पास अपनी एनर्जी ड्रिंक की बोतल है, मतलब उसकी अपनी बैटरी होती है। इस वजह से वो दूर तक सिग्नल भेज सकता है। लंबी दूरी की ट्रैकिंग के लिए ये बेस्ट है। दूसरी तरफ पैसिव टैग उस धावक जैसा है जो रास्ते में मिलने वाले पानी पर निर्भर करता है। उसे रीडर के सिग्नल से ही एनर्जी मिलती है और तब ही वो जवाब दे पाता है। ये सस्ते होते हैं और छोटी दूरी के लिए एकदम सही हैं, जैसे दुकानों या लाइब्रेरी में। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल में हमारी दुनिया को कैसे चला रही है। एक बार आप गौर करना शुरू करेंगे तो पाएंगे कि RFID तो हर जगह है। ये वही टेक्नोलॉजी है जिससे आपका ऑफिस का दरवाजा खुलता है, जिससे आपका क्रेडिट कार्ड बिना स्वाइप किए काम करता है, और जिससे ये पक्का किया जाता है कि अगर कोई पालतू जानवर खो जाए तो वो घर वापस आ सके। ये गोदामों से लेकर हाईवे तक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अदृश्य हीरो है। और अगर इसके स्केल को समझना है तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। सिर्फ फैशन इंडस्ट्री में ही हर साल 20 अरब से ज्यादा RFID टैग इस्तेमाल होते हैं, मतलब दुनिया के हर इंसान के लिए लगभग 3 टैग। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी हो चुकी है। लेकिन जैसा हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है, RFID के भी अपने फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो चलिए अपने आखिरी सेक्शन में इस पर एक संतुलित नजर डालते हैं। तो निचोड़ क्या है? फायदा, जबरदस्त रफ्तार और एफिशिएंसी। RFID एक बार में सैकड़ों चीजों को गिन सकता है, चाहे वो दिखाई भी न दे रही हों। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। ये थोड़ा महंगा हो सकता है, और अगर इसे ठीक से सुरक्षित ना किया जाए तो इन टैग्स से जानकारी गलत हाथों में भी जा सकती है, जिससे सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर सवाल खड़े होते हैं। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। जैसे जैसे ये अदृश्य टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है, हमें सोचना होगा कि सुविधा और प्राइवेसी के बीच सही बैलेंस कहाँ है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करने की जरूरत है। नमस्ते।
कभी ये सोचा है कि जो नए वाईफाई 6 राउटर्स आते हैं वो इतनी तेज और स्टेबल स्पीड कैसे दे पाते हैं, भले ही कितने भी डिवाइस क्यों ना कनेक्टेड हो। इसका जो सीक्रेट है ना, वो दो कमाल की टेक्नोलॉजीज में छिपा है। एक है OFDMA और दूसरी MUMIMO। तो आज हम वाईफाई 6 के इन्हीं दो जादूगरों के पीछे की साइंस को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो देखो, आज हम बात कैसे करेंगे। सबसे पहले हम वाईफाई की एक बहुत ही आम प्रॉब्लम को समझेंगे, जिसे कहते हैं ट्रैफिक जैम। फिर इसके जो दो सॉल्यूशंस हैं, OFDMA और MUMIMO, उनके बारे में जानेंगे, दोनों को कंपेयर भी करेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि ये हमारी कनेक्टेड दुनिया के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं जो हम सबने कभी न कभी झेली है, वाईफाई ट्रैफिक जैम। भाई, आखिर ये नेटवर्क स्लो पड़ क्यों जाता है? कभी ये ख्याल आया है कि जैसे ही घर में फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और गेमिंग कंसोल, मतलब सब कुछ एक साथ वाईफाई से कनेक्ट होता है, इंटरनेट की स्पीड अचानक से कम क्यों हो जाती है? बस इसी को कहते हैं वाईफाई ट्रैफिक जैम। ये ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए एक सिंगल लेन वाली सड़क है और उस पे अचानक बहुत सारी गाड़ियां आ जाएं। जब ढेर सारे डिवाइस एक ही कनेक्शन को यूज करने की कोशिश करते हैं ना, तो नेटवर्क पर भीड़ बढ़ जाती है और स्पीड जाहिर है धीमी हो जाती है। तो इस जाम का पहला सॉल्यूशन है OFDMA। इसे हम एक तरह का एफिशिएंसी एक्सपर्ट भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। OFDMA, इसका पूरा नाम है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब ये है क्या? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक वाईफाई चैनल को कई छोटे छोटे सब चैनल्स में डिवाइड कर देती है। और यहाँ जो ऑर्थोगोनल शब्द है ना, उसका मतलब है कि ये सब चैनल्स एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। इससे सिग्नल एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक ही बार में, एक ही ट्रांसमिशन में कई डिवाइसेस तक डेटा पहुंचाया जा सकता है। अच्छा, इसको और सिंपल तरीके से समझने के लिए एक स्मार्ट डिलीवरी ट्रक के बारे में सोचिए। एक ऐसा ट्रक जो एक ही ट्रिप में कई घरों में सामान डिलीवर कर देता है। बस यही OFDMA के काम करने का मेन आइडिया है। तो ये एनालॉजी काम कैसे करती है, समझिए। सबसे पहले एक ही ट्रक में अलग अलग घरों के लिए सारे पैकेज लोड कर दिए जाते हैं। फिर ट्रक के अंदर की जो जगह है, यानी मतलब हमारे केस में जो बैंडविड्थ है, उसे सभी पैकेजों के बीच बहुत स्मार्टली बांटा जाता है। और फाइनली ट्रक एक ही चक्कर में सारे पैकेज डिलीवर कर देता है। इससे क्या होता है? वेटिंग टाइम बहुत कम हो जाता है। एग्जैक्टली यही काम OFDMA करता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सोल्यूशन की, MUMIMO। इसे हम कह सकते हैं द पावर ऑफ पैरेलल, मतलब एक साथ कई काम करने की शक्ति। मीमो का फुल फॉर्म है मल्टी यूजर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो राउटर को अलग अलग डेडिकेटेड स्ट्रीम्स का इस्तेमाल करके एक ही टाइम पर कई डिवाइसेस से बात करने देती है, मतलब एक साथ मल्टीटास्किंग। अब MUMIMO का जो प्रिंसिपल है वो डिलीवरी ट्रकों के एक पूरे काफिले जैसा है। सोचिए, बहुत सारे ट्रक हैं और हर ट्रक एक ही टाइम पर एक अलग अलग घर की तरफ जा रहा है। ये OFDMA से एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ होता क्या है, एक ही मोमेंट पर कई सारे ट्रक एक साथ निकलते हैं। हर ट्रक को एक स्पेसिफिक घर का एड्रेस दिया जाता है, मतलब एक डेडिकेटेड रूट। और फिर सारे ट्रक एक ही साथ अपनी अपनी डिलीवरी करते हैं। इससे जो टोटल थ्रूपुट है, यानी डेटा ट्रांसफर की जो ओवरऑल कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है। तो ठीक है, अब जब हम दोनों को समझ चुके हैं, तो चलिए इन दोनों का एक हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं। इससे जो डिफरेंस है ना, वो एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। देखिए, OFDMA का जो मेन प्रिंसिपल है वो है चैनल को डिवाइड करना, जबकि MUMIMO मल्टीपल स्ट्रीम्स यूज करता है। हमारी ट्रक वाली एनालॉजी में OFDMA एक ट्रक में कई पैकेजेस ले जाता है और MUMIMO कई सारे ट्रक यूज करता है, हर ट्रक में एक पैकेज। अच्छा, प्राइमरी बेनिफिट क्या है? OFDMA एफिशिएंसी और कम लेटेंसी देता है, मतलब जो छोटे छोटे डेटा पैकेट्स होते हैं जैसे IoT डिवाइसेस या मैसेजिंग, उनके लिए ये बेस्ट है। वहीं MUMIMO एक साथ काम करके कैपेसिटी बढ़ाता है, जो वीडियो स्ट्रीमिंग या बड़ी फाइल डाउनलोड जैसे हैवी कामों के लिए बढ़िया है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क इनकी डायरेक्शन का है। OFDMA अपलिंक और डाउनलिंक दोनों में काम करता है, मतलब अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों। लेकिन MUMIMO वो मेनली डाउनलिंक के लिए ही काम करता है, यानी डेटा डाउनलोड करने के लिए।
तो अगर इसे समराइज करें तो OFDMA का फोकस वेटिंग टाइम कम करने पर है। ये कनेक्शन के छोटे छोटे टुकड़े करके एक साथ सबको सर्व करता है, जिससे नेटवर्क बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव लगता है। दूसरी तरफ MU-MIMO का फोकस है कई यूजर्स को थोड़े टाइम के लिए अपनी खुद की एक फास्ट लेन देना। इससे जो ज़्यादा बैंडविड्थ वाले काम है वो फटाफट हो जाते हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये टेक्नोलॉजीज आखिर हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हैं? चलिए देखते हैं कि हमारा फ्यूचर इनसे कैसे जुड़ा हुआ है। इनका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत बहुत बड़ा है। सीमलेस 8K स्ट्रीमिंग, बिना लैग के ऑनलाइन गेमिंग, फटाफट रिस्पॉन्ड करने वाले स्मार्ट होम डिवाइसेस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT को पावर देना, ये सब कुछ Wi-Fi 6 की इन्हीं टेक्नोलॉजीज की वजह से पॉसिबल हो पाता है। यहाँ तक कि फ्यूचर के जो स्मार्ट शहर हैं वो भी इन्हीं की नींव पर बनेंगे। तो शॉर्ट में कहें तो ये दोनों टेक्नोलॉजीज अकेले अकेले काम नहीं करती, बल्कि ये एक साथ मिलकर वो फास्ट, ज्यादा भरोसेमंद और कम कंजेशन वाले नेटवर्क्स बनाती हैं जिनकी जरूरत आज की हमारी डिजिटल दुनिया को है। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो जाते जाते एक सवाल सोचिए, जब आने वाले टाइम में अरबों और डिवाइसेस ऑनलाइन आ जाएंगे तो वो अगला ट्रैफिक जैम कौन सा होगा जिसे हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी? सोचने वाली बातें हैं ना। नमस्कार। कभी सोचा है कि घर का हर लाइट बल्ब, जी हाँ, हर एक बल्ब एक सुपर फास्ट इंटरनेट कनेक्शन बन सकता है? आज हम बात करने वाले हैं लाइफाई के बारे में। ये एक ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जो डेटा भेजने के लिए रेडियो तरंगों का नहीं बल्कि रोशनी का इस्तेमाल करती है, और ये हमारे कनेक्ट करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। तो आज की इस बातचीत में हम सबसे पहले समझेंगे वायरलेस ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम को। फिर देखेंगे कि भाई लाइट से डेटा कैसे जा सकता है, लाइफाई काम कैसे करता है, इसकी सीधी टक्कर हमारे भरोसेमंद वाईफाई से करवाएंगे, और आखिर में लाइफाई के शानदार भविष्य पर एक नजर डालेंगे। तो सवाल यह है कि हमें लाइफाई जैसी किसी चीज की जरूरत ही क्यों है? जवाब सच पूछिए तो हम सब के आसपास है। हम सब एक तरह के वायरलेस ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, जहां हमारे सारे डिवाइस धीमी इंटरनेट स्पीड के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। क्या इंटरनेट के लिए जगह खत्म हो रही है? सुनने में थोड़ा अजीब सवाल लगता है ना, लेकिन जब बात वायरलेस कनेक्शन की आती है तो जवाब हाँ के बहुत करीब है। देखिए, प्रॉब्लम इंटरनेट में नहीं बल्कि उस रेडियो स्पेक्ट्रम में है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसको ऐसे समझिए कि रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एक लिमिटेड हाईवे की तरह है, और हर नया फोन, लैपटॉप या कोई भी स्मार्ट डिवाइस उस हाईवे पर एक और गाड़ी की तरह है। नतीजा एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम जो हमारे कनेक्शन को स्लो कर देता है, और हमारा वाईफाई इसी भीड़ भरे रास्ते पर स्ट्रगल कर रहा है। तो भाई, इस ट्रैफिक जैम से बाहर कैसे निकलें? यहीं पर एंट्री होती है लाइफाई की, जो एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाता है। ये डेटा भेजने के लिए रेडियो तरंगों की जगह रोशनी का इस्तेमाल करता है। लाइफाई यानी लाइट फिडेलिटी सच में एक गेम चेंजर है। ये घर में लगे LED बल्ब से निकलने वाली रोशनी का इस्तेमाल करके इतनी तेज स्पीड से डेटा भेजता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। रेडियो तरंगों को भूल जाइए, भविष्य तो रोशनी में है। और यहाँ एक हैरान कर देने वाला फैक्ट है, जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम से 10,000 गुना ज्यादा बड़ा है। 10,000 गुना! ये बैंडविड्थ का एक विशाल अनछुआ समंदर है जो बस हमारे इस्तेमाल का इंतजार कर रहा है। ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। तो एक मामूली सा लाइट बल्ब इतना कॉम्प्लेक्स डेटा कैसे भेज सकता है? चलिए इस कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे के सिंपल से मैकेनिज्म को समझते हैं। देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले डेटा को एक LED बल्ब पे लगे ड्राइवर तक भेजा जाता है। फिर वो बल्ब इतनी तेजी से टिमटिमाता है, मतलब फ्लिकर करता है, कि हमारी आंखों को पता ही नहीं चलता। ये बिल्कुल एक सुपर फास्ट सिग्नल लैंप की तरह है जो बाइनरी कोड भेज रहा हो। एक फोटो डिटेक्टर इन लाइट सिग्नल्स को पकड़ता है और बस उस सिग्नल को वापस डेटा में बदल दिया जाता है। तो चलिए अब वक्त है एक बड़े मुकाबले का, लाइफाई बनाम वाईफाई। देखते हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी हमारे पुराने और भरोसेमंद वायरलेस कनेक्शन के सामने कहां टिकती है। जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। स्पीड के मामले में लाइफाई बहुत बहुत तेज हो सकता है। सिक्योरिटी में भी लाइफाई का पलड़ा भारी है, क्योंकि लाइट दीवारों के आर पार तो जा नहीं सकती, लेकिन यही बात इसकी एक लिमिट भी बन जाती है। वाईफाई की रेंज कहीं ज्यादा होती है। और जहां तक इंटरफेरेंस की बात है, लाइफाई पर दूसरे रेडियो सिग्नल्स का कोई असर नहीं पड़ता, जो वाईफाई के लिए एक आम सिरदर्द है। तो यहां एक जरूरी बात समझनी होगी, एक तरह का लेन देन है।
लाईफाई की जो सबसे बड़ी ताकत है कि रोशनी दीवारों के पार नहीं जा सकती, जो इसे सुपर सिक्योर बनाती है, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। इसकी रेंज एक कमरे तक ही सिमट कर रह जाती है। चलिए अब थोड़ा भविष्य की कल्पना करते हैं। लाईफाई कहाँ सब कुछ बदल कर रख सकता है। इसके रियल वर्ल्ड इस्तेमाल टेक्नोलॉजी की तरह ही बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। इसकी संभावनाएं तो लगभग अंतहीन हैं। सोचकर देखिए, अस्पतालों में अल्ट्रा सिक्योर नेटवर्क्स जहां डेटा लीक का कोई खतरा ही ना हो, या फिर हवाई जहाज में बिना किसी रुकावट के बिजली की तेजी वाला इंटरनेट। लाईफाई तो पानी के अंदर भी कम्युनिकेशन को मुमकिन बना सकता है और हमारे स्मार्ट शहरों को पावर दे सकता है। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या होगा अगर हर एक लाइट बल्ब एक इंटरनेट कनेक्शन भी बन जाए? ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां कनेक्टिविटी ठीक वैसे ही हर जगह मौजूद होगी जैसे रोशनी। लाईफाई का भविष्य वाकई में बहुत उज्जवल है और ये तो बस शुरुआत है। नमस्कार। कभी सोचा है कि वो टेक्नोलॉजी जो हमारी जेब में मानो पूरी दुनिया समेटे हुए हैं, आखिर आई कहां से? तो चलिए आज हम उसी कमाल के सफर पर निकलते हैं। 1G के उन बड़े बड़े फोन से लेकर 5G की कनेक्टेड दुनिया तक की कहानी को समझते हैं। तो सवाल यही है, हम उन भारी भरकम बड़े बड़े कार फोन से इस मुकाम तक पहुंचे कैसे, जहां आज हमारी जेब में लगभग पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है? यकीन मानिए, ये टेक्नोलॉजिकल लीप्स की एक शानदार कहानी है। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है सबसे पहली पीढ़ी के नेटवर्क से, 1G। इसने उस दौर की सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मतलब फोन कॉल्स को मोबाइल बनाना, उन्हें तारों से आज़ादी दिलाना। तो आखिर ये 1G था क्या? इसको ऐसे समझिए कि ये वायरलेस टेक्नोलॉजी की बिल्कुल पहली पीढ़ी थी, जो एनालॉग सिग्नल पर चलती थी, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पुराने रेडियो। और इसका मकसद सिर्फ एक, वॉइस कॉल को मुमकिन बनाना। उस जमाने के हिसाब से तो ये क्रांति ही थी, लेकिन हाँ, इसमें कमियां भी बहुत थी। 1G का एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, सिग्नल पूरी तरह से एनालॉग थे। इसका मतलब कॉल की क्वालिटी कुछ खास अच्छी नहीं थी और अक्सर आवाज साफ नहीं आती थी। इससे सिर्फ और सिर्फ वॉइस कॉल ही की जा सकती थी, और सिक्योरिटी के नाम पर तो ये बहुत ही कमजोर था। मतलब बातें आसानी से कोई भी सुन सकता था। और अब आता है एक बहुत बड़ा बदलाव, 2G का दौर। ये एनालॉग से डिजिटल की तरफ एक ऐसी जबरदस्त छलांग थी जिसने मोबाइल कम्युनिकेशन का पूरा चेहरा ही बदल कर रख दिया। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा यहां से लगाइए। 1G की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? असुरक्षित और खराब क्वालिटी की आवाज। 2G ने इसे डिजिटल बनाकर सुलझा गया। अब कॉल एकदम साफ और सुरक्षित थी, और सबसे बड़ी बात, जहां 1G सिर्फ कॉल कर सकता था, वहीं 2G ने हमें SMS और MMS जैसे जादुई फीचर्स दी। तो 2G ने हमारे लिए क्या क्या मुमकिन कर दिया? इसने GSM और CDMA जैसी डिजिटल टेक्नोलॉजी पेश की। ये कॉल को बेहतर बनाने के कह सकते हैं अलग अलग तरीके थे, लेकिन असली क्रांति थी SMS यानी टेक्स्ट मैसेजिंग का तोहफा। और हाँ, GPRS और एज के साथ बहुत ही धीमे धीमे ही सही, पर मोबाइल डेटा की भी शुरुआत हो गई थी, और सिक्योरिटी तो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां इंटरनेट ने डेस्कटॉप कंप्यूटर की दुनिया से निकलकर हमारे हाथों में जगह बना ली। जी हां, ये 3G का दौर था, मोबाइल डेटा का उदय। 2G की डेटा स्पीड इतनी धीमी थी कि वो खुद एक नई प्रॉब्लम बन गई। इसका सॉल्यूशन लेकर आया 3G का डेटा बूस्ट। जहां 2G की स्पीड किलोबिट्स में नापी जाती थी, वहीं 3G ने इसे सीधा मेगाबिट्स तक पहुंचा दिया। अब सिर्फ बेसिक टेक्स्ट नहीं, बल्कि मोबाइल पर वेब ब्राउजिंग, ईमेल और ऐप्स का इस्तेमाल सब मुमकिन हो गया। 3G की क्रांति ने हमें क्या क्या दिया? इसने हमें हाई स्पीड डेटा दिया, जिससे मोबाइल पर असली इंटरनेट का एक्सपीरियंस मिला। वीडियो कॉलिंग वो पहली बार मुमकिन हुई, और इसी टेक्नोलॉजी ने असल में पहले स्मार्टफोन के लिए जमीन तैयार की। तो चलिए एक नज़र में अब तक का सफर देखते हैं। 1980 के दशक में 1G के साथ मोबाइल वॉइस का जन्म हुआ। 90 के दशक में 2G आया और टेक्स्ट के साथ कम्युनिकेशन डिजिटल हो गया। और फिर 2000 के दशक में 3G ने इंटरनेट को हमारी जेब में डाल दिया। अब हम एंटर करते हैं रफ्तार के एक नए युग में, 4G। ये सिर्फ एक सुधार नहीं था, ये तो एक पूरी की पूरी क्रांति थी, जिसने उस ऐप बेस्ड कल्चर को जन्म दिया जिसमें हम आज जी रहे हैं। याद है 3G पर वीडियो देखते हुए वो बफरिंग का गोल पहिया कैसे घूमता रहता था? वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। 4G ने अपनी ब्रॉडबैंड जैसी स्पीड से उसका हल निकाला। अब हम बिना रुके HD वीडियो देख सकते थे, और इसी तेज स्पीड ने
उबर और नेटफ्लिक्स जैसी सेवाओं से बनी ऐप इकोनॉमी को जन्म दिया। तो 4G की इस तेज रफ्तार जिंदगी ने क्या बदला? देखिए, ये एक ऐसा नेटवर्क था जो पूरी तरह से इंटरनेट डेटा के लिए ही बनाया गया था। इसी वजह से HD वीडियो बिना अटके चलने लगे और मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलना एक हकीकत बन गया। सच तो यह है कि आज हम जिन भी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, उनकी नींव इसी 4G ने रखी थी। और अब हम पहुंचते हैं अगली सीमा पर, 5G। इसका लक्ष्य सिर्फ इंसानों को नहीं, बल्कि हर चीज को आपस में जोड़ना है। ये 4G की सीमाओं का एक समाधान है। 5G सिर्फ तेज फोन चलाने के लिए नहीं है। 4G की एक बड़ी प्रॉब्लम थी घनी आबादी वाले इलाकों में नेटवर्क का जाम हो जाना। 5G इसका सॉल्यूशन है, जो 1 स्क्वायर किलोमीटर में लाखों डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता है। जहां 4G की लेटेंसी यानी सिग्नल की देरी रियल टाइम कंट्रोल में दिक्कत करती थी, वहीं 5G लगभग 0 लैग के साथ काम करता है। 5G को ना 3 सुपर पावर्स की तरह समझिए। पहला eMBB, यह है सुपर स्पीड, जिससे सेकंडों में 4K फिल्में डाउनलोड हो सकती हैं। दूसरा है URLLC, यह है इंस्टेंट रिएक्शन, इतना तेज कि सेल्फ ड्राइविंग कारें तुरंत फैसले ले सकें। और तीसरा MMTC, यह है सब कुछ जोड़ने की पावर, जो स्मार्ट वॉच से लेकर शहर की ट्रैफिक लाइट्स तक अरबों डिवाइसेस को एक साथ जोड़ सकता है। तो कुल मिलाकर 5G सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, स्मार्ट सिटीज और भविष्य के उद्योगों की नींव है। ये एक पूरी तरह से कनेक्टेड दुनिया का आधार तैयार कर रहा है। तो चलिए इस पूरी यात्रा को एक नज़र में समेटते हैं। 1G की मामूली 2.4 kbps स्पीड से 5G की रॉकेट जैसी 10 Gbps स्पीड तक। हर पीढ़ी ने न सिर्फ टेक्नोलॉजी को बदला, जैसे 4G का LTE या 5G का mmWave, बल्कि हमारे जीने के तरीके को भी पूरी तरह बदल दिया। एक साधारण मोबाइल कॉल से लेकर हर चीज से जुड़ी एक स्मार्ट दुनिया तक। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। वायरलेस टेक्नोलॉजी की हर पीढ़ी ने अपने से पहले वाली पीढ़ी की समस्याओं को हल किया और साथ ही नई संभावनाओं और नई मांगों को जन्म दिया। मतलब ये समस्याओं और उनके समाधान का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। और यहीं पर आकर ये सफ़र हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ देता है। 5G अरबों डिवाइस को आपस में जोड़ रहा है, तो फिर अगली पीढ़ी मतलब 6G को कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी? आने वाले समय का जो इनोवेशन होगा वो किन चुनौतियों से निकलेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। नमस्कार, आज बात करते हैं 5G की। अब ये सिर्फ एक और G मतलब कोई मामूली सा अपग्रेड नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी दुनिया से जुड़ने के तरीके को आप कह सकते हैं जड़ से बदल रही है। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये है क्या। अच्छा, 5G का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जाहिर है तेज स्पीड, कि भाई फिल्में सेकंडों में डाउनलोड हो जाएंगी। लेकिन क्या इसकी कहानी बस इतनी ही है? सच कहूं तो इसकी जो असली ताकत है ना, वो कहीं और ही छिपी है। और वो छिपी है लेटेंसी में। लेटेंसी मतलब आसान भाषा में सिग्नल भेजने और उसे रिसीव होने के बीच का टाइम गैप। अब 4G में ये गैप करीब 50 मिलीसेकंड का होता है। पता है कितना? लगभग उतना ही जितना इंसान को रिएक्ट करने में लगता है। लेकिन 5G में ये सिर्फ 1 मिलीसेकंड है। सोचिए, मतलब लगभग तुरंत, इंस्टेंटेनियस। और यही वो जादू है जो नई टेक्नोलॉजी को मुमकिन बनाएगा। सिर्फ स्पीड नहीं, एक और चीज है जिसे समझना जरूरी है। देखिए, आजकल कितने सारे डिवाइस ऑनलाइन हैं। हमारे फोन, हमारी स्मार्ट वॉच, घर के अप्लायंसेस, सब कुछ। इसकी वजह से हो क्या रहा है? हमारा जो मौजूदा 4G नेटवर्क है ना, उस पर लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो एकदम ट्रैफिक जैम जैसा हो गया है। और इसीलिए हमें अब एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग की जरूरत थी। तो सवाल ये है कि 5G में ऐसा क्या खास है? चलिए इसकी कुछ सुपर पावर्स पर नजर डालते हैं, वो चीजें जो इसे 4G की लिमिटेशन से बहुत बहुत आगे ले जाती हैं। तो पहली सुपर पावर, हाई बैंडविड्थ। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बिजी हाईवे पर बहुत सारी नई लेन्स बना दी गई हों। अब क्या होगा? बहुत ज्यादा ट्रैफिक, मतलब बहुत सारा डेटा एक साथ बिना किसी जाम के निकल सकता है। और इसी वजह से हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग और बड़े बड़े डेटा ट्रांसफर चुटकियों में हो जाएंगे। दूसरी सुपर पावर है लो लेटेंसी, जिसके बारे में हमने अभी बात की। मतलब डिले या देरी का लगभग 0 हो जाना। बिल्कुल वैसे जैसे आपने स्विच दबाया और लाइट फट से जल गई। और ये चीज, ये रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए गेम चेंजर है। सोचिए, सेल्फ ड्राइविंग कारें, रिमोट सर्जरी, इन सब के लिए ये बेहद जरूरी है।
और फिर आती है तीसरी सुपर पावर, मैसिव कनेक्टिविटी। इसका सीधा सा मतलब है कि 5G एक छोटे से एरिया में, आप यकीन नहीं करेंगे, करीब 10 लाख डिवाइसेस को एक साथ बिना किसी प्रॉब्लम के कनेक्ट कर सकता है। और यही वो चाबी है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT का दरवाजा खोलेगी। एक ऐसी दुनिया जहां स्ट्रीट लाइट से लेकर फ्रिज तक सब कुछ कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो अब हम 5G की ताकत को थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, तो अब जरा ये देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल दुनिया में क्या-क्या कमाल करने वाली है। 5G जिन एरियाज में क्रांति लाने वाला है, उनमें शामिल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, एकदम स्मार्ट शहर, सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां, और हाँ, ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हमारे घरों में, हमारी इंडस्ट्रीज में हर चीज स्मार्ट और एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये सब मिलकर लगातार डेटा शेयर कर रहे हैं ताकि हमारी जिंदगी और आसान और ज्यादा एफिशिएंट बन सके। और इसी IoT से बनते हैं स्मार्ट सिटीज, मतलब ऐसे शहर जो ट्रैफिक, एनर्जी की खपत और दूसरी पब्लिक सर्विसेज को रियल टाइम में, मतलब तुरंत मैनेज कर सकते हैं। इससे होगा ये कि शहर पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और स्मूथ तरीके से काम कर पाएंगे। और हाँ, ऑटोनमस गाड़ियाँ यानी सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इन्हें सेफ रहने के लिए क्या चाहिए? इन्हें एक दूसरे से और अपने आसपास के ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह से बिल्कुल इंस्टेंटली बात करनी होती है। और 5G की जो ये जीरो लेटेंसी वाली खासियत है ना, वही इस सपने को सच बनाती है। लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, इस कनेक्टेड भविष्य तक पहुंचने का रास्ता उतना आसान है नहीं। 5G को दुनिया भर में लागू करने में बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं। इनमें से कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, आर्थिक। नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में बेतहाशा खर्च आता है। दूसरी, तकनीकी। 5G के लिए बहुत सारे छोटे सेल साइट्स का एक घना नेटवर्क चाहिए। और फिर रेगुलेटरी यानी नियमों से जुड़ी और सिक्योरिटी से जुड़ी चुनौतियां तो हैं ही, जिन्हें सुलझाने में अभी काफी वक्त लगेगा। तो इन सब बातों को अगर एक साथ देखें तो सवाल उठता है कि हमारा कनेक्टेड भविष्य आखिर है कैसा? एक तरफ तो है बेहिसाब संभावनाएं और दूसरी तरफ हैं ये बड़ी चुनौतियां। जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक दुनिया भर में 75 अरब डिवाइस इंटरनेट से जुड़े होंगे। 75 अरब! ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये टेक्नोलॉजिकल बदलाव कितना बड़ा है, और ये होकर ही रहेगा। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यही समझने की है कि 5G सिर्फ एक मामूली अपग्रेड नहीं है। नहीं, ये इनोवेशन यानी नई खोज के लिए एक कैटलिस्ट की तरह है, एक ऐसा उत्प्रेरक जो ऐसे बदलाव लेकर आएगा जैसे हमने पहले कभी नहीं देखे। तो एक पूरी तरह से कनेक्टेड दुनिया हमारी तरफ बढ़ रही है, ये तो तय है। पर बड़ा सवाल ये है कि इस बदलाव के साथ जो सामाजिक और पर्सनल लेवल पर असर होंगे, क्या हम सब उसके लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है।